दोस्तों, मैं हूं विद्यासागर। आप सभी का हमारे YouTube चैनल दी लाइरिक्स में स्वागत है। आज का ये वीडियो का विषय है वसीयत। और ये विषय जो है वो सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो 6 जुलाई 2026 को दी थी, उस पर आधारित है। और इसमें जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसी बातें कही हैं जो बहुत ज्यादा ध्यान देने योग्य है। और इसी विषय को मैं जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उनको हाईलाइट करूंगा। वैसे तो वसीयत है एक ऐसी चीज है जो लोग हमें बहुत ही एक रूटीन सा मामला समझते हैं। जब भी हमें अपनी संपत्ति की वसीयत करने की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं कि रजिस्ट्रार के दफ्तर चले गए, या अगर छोटा शहर है तो तहसील में चले गए। वहाँ कुछ लोग जो है वसीयत लिखने का काम करते हैं, उनसे वसीयत लिखवाई और उसके ऊपर जो है साइन किए, 2 गवाहियां डवाली और वो वसीयत रजिस्टर करवा लेते हैं। और जब वसीयत रजिस्टर हो जाती है तो हमारे मन में ये संतुष्टि हो जाती है क्योंकि ये रजिस्टर्ड वसीयत है। अब जो है ये वसीयत जो है इसको कोई चैलेंज नहीं। ये जो है ये बाद में जिनके भी नाम की संपत्ति की वसीयत करी है ये उनको अपने आप चली गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। कम से कम सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जो 6 जुलाई की जजमेंट है, इसको मैं आपके सामने आपके साथ साझा कर रहा हूँ। उसमें ऐसा हुआ, उसमें हुआ क्या था कि एक कोई गांव के सज्जन थे, खेती बाड़ी करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने एक वसीयत कर दी और वसीयत में उन्होंने अपनी धर्म पत्नी का नाम छोड़ दिया, बच्चा उनका कोई था नहीं। उन्होंने किसी गैर इंसान के नाम पर वसीयत कर दी, जिनको वो कहते तो वो भतीजे थे, लेकिन रिश्तेदारी में वो भतीजे भी नहीं थे। और वसीयत कर्ता का ये कहना था क्योंकि इन लोगों ने मेरी बहुत सेवा करी है तो इसलिए मैं इनको जो है वो अपनी जमीन जायदाद इनको दे रहा। और अपनी धर्म पर पत्नी के बारे में उन्होंने लिखा कि भाई इनके पास जो गहने गट्टे हैं इसलिए जो है इनको जो है संपत्ति देने की जरूरत है। ठीक है, वसीयत जो है हो गई, उस पर रजिस्ट्रार के साइन भी हो गए, उस पर जो है वो गवाहियां भी डाल दी गई। लेकिन बाद में उनकी मृत्यु के बाद वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद जो है वही वसीयत जो है विवाद का कारण है। और विवाद का कारण यही बन गई कि जो उनकी धर्मपत्नी थी जिनको बेदखल कर दिया गया था, उन्होंने कह दिया कि ये तो वसीयत ही गलत है। और इस केस में जो सबक सीखने वाली बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई ये वसीयत जो है ये जेन्युइन नहीं लगती, ये इसमें बहुत सारी शक की गुंजाइश है। और ये वसीयत जो है इसको जो है संपत्ति उन लोगों को नहीं दी जा सकती जिनको की वसीयतकर्ता ने दी है। और क्योंकि ये वसीयत जो है वैलिड नहीं है इसलिए ये संपत्ति जो है उनकी धर्मपत्नी को ही जानी चाहिए। उसका कारण ये था कि कोर्ट ने कहा कि भले ही वसीयत जो है उस पर जो है गवाहियां डली, उसके वसीयत पर जो है रजिस्ट्रार के दफ्तर में वो वसीयत रजिस्टर भी हुई है, लेकिन फिर भी सिर्फ ये कह देना कि भाई वसीयत जो है वो रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर हो चुकी है और गवाहियां भी डली हुई हैं इसलिए ये वसीयत जो है बिल्कुल वैलिड है, ऐसा नहीं। अगर कहीं अदालत को ऐसा लगता है कि भाई ये वसीयत जो है ये शक के घेरे में आती है और जिसने वसीयत करी है उन्होंने अपनी मर्जी से खुले मन से नहीं करी है, उनके साथ या धोखा हो गया है या उनके ऊपर कोई और किसी किस्म का दबाव है जिसके कारण उन्होंने उस पर साइन कर दिए हो, तो वो वसीयत जो है वैलिड है। तो कुल मिला के ये बात बनती है कि सिंपली कि भाई ये कह देना कि भाई वसीयत जो है रजिस्टर्ड है, इस पर जो है
वो गवाहियों के साइन है, तो इसलिए हम निश्चिंत होते, ऐसा नहीं। अब कोर्ट में सवाल ये है कि कौन कौन से शक वाली चीजें देखी। उन्होंने पहले देखा कि धर्म पत्नी, अगर कोई कोई इंसान है, वो उसकी प्रॉपर्टी है, उसका बच्चा कोई नहीं है, तो सबसे पहले वो ख्याल अपनी धर्म पत्नी का रखे और प्रॉपर्टी उन्हीं को देगा, ताकि वो जो है उनके मरने के बाद जो है अपना गुजारा कर सके। तो एक तो ये नहीं समझ आ रहा है कि भाई जो है धर्म पत्नी को क्यों छोड़ दिया। और जो कारण बताया गया वो सिंपली ये बताया कि भाई इनके पास तो कुछ गहने गट्टे हैं, इसलिए इनको प्रॉपर्टी देने की जरूरत है। और कोर्ट ने ये देखा कि ये भी नहीं बताया कि गहना गट्टा कितना है, उसकी क्वांटिटी कितनी है, 2 तोले है, 1 तोला है, 10 तोला है, 50 तोला है, 100 तोला है, कुछ भी नहीं पता है। तो सिंपली कह रहा है कि भाई उनके पास कुछ जेवर है। और ये एक स्वाभाविक है, तो कोई भी स्त्री हो हमारे भारत में, उसमें कुछ ना कुछ तो जेवर होते ही हैं, या 2 चूड़ियां ही हो। तो सिर्फ ये कह देना कि भाई इनके पास जेवर है इसलिए इनको वसीयत करने की जरूरत नहीं। दूसरी बात ये है कि भाई जिनको उन्होंने संपत्ति दी थी वो उनके कोई नेचुरल रिश्तेदार तो थे नहीं। वो तो ठीक है, उनको उन्होंने अपने रिश्तेदार माना, वो अलग बात है, पर वो एक नेचुरल रिश्तेदार नहीं थे। तीसरी उससे भी बड़ी गलती ये हुई कि वसीयत पर जब रजिस्ट्रार के दफ्तर में रजिस्टर हुई, तो उसके पीछे जो एंट्रियां रजिस्ट्रार के दफ्तर में करी, उसमें भी बहुत सारी जो है शक वाली गड़बड़ी या गड़बड़ी वाली एंट्रियां थी। जैसे वसीयतकर्ता का नाम काट के लिखा गया था, कई जगह अटेस्टेशन ठीक नहीं थी जो है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई अगर ये सब चीजें हैं, भले ही ये वसीयत रजिस्टर है, तो इसको जो है सिर्फ रजिस्ट्रेशन के बेस पर या इस पर गवाहियां डली है, उसको जो है वैलिड नहीं होगा। तो कोर्ट ने एक्चुअली वो वसीयत को जो है रद्द कर दिया और प्रॉपर्टी जो है वो वसीयतकर्ता की जो धर्म पत्नी थी उनके पास चले गई। तो इसलिए ये वीडियो का महत्व यही है कि भाई सिंपली हम ये समझ लें कि भाई जो वसीयत रजिस्टर हो गई है, अब तो कोई खतरे वाली बात ही ऐसा नहीं है। वसीयतकर्ता को फिर भी देखना चाहिए कि भाई जो वसीयत कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी गुंजाइश तो नहीं है कि जिसकी वजह से बाद में इस वसीयत ये वसीयत एक फसाद का कारण बन जाए। इन सब चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। उसमें यही होता है कि भाई किसी जो रिश्तेदार है या जिसको भी प्रॉपर्टी दी है या अपने बाल बच्चे हैं, उनके साथ जो है बेइंसाफी ना हो। क्योंकि वसीयत को चैलेंज कौन करेगा? तो समझेगा कि भाई मैं भी हकदार हूँ, मेरे साथ बेइंसाफी होगी, वो उसको वही उसको कह देगा। और एक बात होती है कि वसीयत करने के बाद जब जो है वसीयतकर्ता की डेथ हो जाती है, उसके बाद कई केसेस में जो है वसीयत की प्रोबेट करवानी पड़ती है, कई केसेस में प्रोबेट की जरूरत नहीं भी होती। लेकिन कम से कम आप वसीयत लेके जो है फिर म्यूनसिपैलिटी के दफ्तर में जाओगे, बिजली के दफ्तर में जाओगे, पानी के दफ्तर में जाओगे कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है हमारे नाम म्यूटेट करवा दी जाएगी। उस वक्त भी जो है ये सब चीजें खुल जाती हैं कि भाई वसीयत किसने करी है। और कई बार जो है ये सरकारी दफ्तर भी कह देते हैं कि भाई आप इसको प्रोबेट करवाइए, या जो है कुछ सर कोई अदालती कागज लेके आए कि जिससे ये पता चले कि ये जो है वसीयत जो है जेन्युइन है और इसमें और कोई हकदार नहीं। उस वक्त जब ये मामला कोर्ट में जाता है, तो कोर्ट में तो जितने दावेदार होते हैं, जितने क्लास 1 ईयर होते हैं, परिवार के लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उन सबको नोटिस जाता है। और नोटिस जाता है तो उस वक्त किसी को लगता है कि भाई इसमें तो मेरा हक मारा गया है, तो वो फिर उसको चैलेंज कर देता है, तो मामला लंबा पड़ जाता है। तो इसलिए तो पहले यही है कि वसीयत को बहुत ही ध्यान से किया जाए। ये मामला जो है इतने हल्के में लेने वाला नहीं है। वसीयत को पूरी प्लानिंग से करनी चाहिए और उसके बाद जो है उतनी ही प्लानिंग से जो है उस वसीयत की फिर बाद में कार्रवाई पूरी करनी चाहिए। आजकल तो और भी कई मेथड आ गए हैं, तो भाई जिससे जो है वसीयत कागज पर साइन करने के साथ हम उसकी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, उसकी टाइम स्टैंपिंग भी की जा सकती है। इन सब का मकसद यही है कि वसीयत जो है बाद में फसाद का कारण है। और जो भी जिन लोगों को भी वो संपत्ति मिलती है,
वो उसको सुख शांति से भोग सके, बजाय कि वो कचहरी कोर्ट कचहरियों में चक्कर लगाते हैं और बाद में वो वसीयत करता हुआ को भी पूछते रहे कि भाई हम किस मुसीबत में फंस गए। इसके लिए ये जरूरी है कि जो भी जब भी वसीयत करी जाए तो इसको पूरी तरह से सलाह मशवरा करें, और सलाह मशवरा भी ऐसे इंसान से करना चाहिए, एक्सपर्ट से करना चाहिए जिनको एक तो जो संपत्ति के कानून है, प्रॉपर्टी लॉ की पूरी नॉलेज है, और दूसरा सक्सेशन एक्ट की पूरी नॉलेज है, और तीसरा जो है वसीयत की ड्राफ्टिंग जो है इतनी अच्छी तरह से की जाए कि उसमें कोई भी जो है शक की गुंजाइश छोड़ी ही ना हो। ये सब चीजें करना जरूरी है ताकि जो भी प्रॉपर्टी जो है जिसको भी दी जाए वो उसको अच्छी तरह से उस सुख शांति से उस प्रॉपर्टी को भोग। अब इसके अलावा एक चीज इसके साथ, हालांकि ये कोर्ट केस का तो मैंने आपको जो है जानकारी दे दी, इसके अलावा एक वसीयत का एक अल्टरनेटिव, क्योंकि वसीयत में ये लिखा जाता है कि ये जो मेरी प्रॉपर्टी है जिसकी मैं वसीयत कर रहा हूँ ये मेरे मरने के बाद जो है फलाना फलाना आदमी को मिलेगी। तो वो वसीयत होती है, जब तक वो वसीयत करता जिंदा रहता है प्रॉपर्टी उसी की रहती है, चाहे उसने जो है वसीयत 5 साल पहले कर दी है, 10 साल पहले कर दी है, चाहे 20 साल पहले कर दी, उससे कोई नहीं है, प्रॉपर्टी उसी की रहती है। वसीयत का इफेक्ट तब आता है जब उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन इसमें कई ऐसे लोग हैं, कुछ लोग जो दूरअंदेशी से कहते हैं कि बाद में झगड़े की बात क्यों छोड़ी, वो क्या करते हैं अपनी जिंदगी के दौरान ही प्रॉपर्टी को अपने बच्चों में बांट देते हैं और उसका गिफ्ट कर देते हैं। गिफ्ट का मतलब ये होता है कि मैं आज ही इस प्रॉपर्टी का मालिकाना हक जो है वो मैं फलाने फलाने आदमी को देता हूँ। हालांकि गिफ्ट में क्या होता है कि उसी वक्त जैसे ही गिफ्ट डीड साइन हुई, रजिस्टर हुई, उसके बाद प्रॉपर्टी के मालिक जिन्होंने उनको प्रॉपर्टी को जिसको गिफ्ट करा उनके पास चली जाए। उसके उसके कुछ टैक्स एंगल है, जैसे वेल्थ टैक्स एक्सेट्रा है, जो 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 एक अलग सा विषय है, परंतु ये है कि उसके बाद जो है वो उसी वक्त जो है वो सारा मामला निबट गया। एक्सेप्ट के जब उसमें भी किसी आदमी को लगे कि ये गिफ्ट मेरे को मिलना चाहिए था, उसको नहीं मिलना चाहिए था, या मेरे को ये गिफ्ट में जो है हिस्सा कम मिला है, दूसरे को ज्यादा है, अलग बात है, बट अदरवाइज गिफ्ट क्या होता है उसी वक्त होता है। और उस वक्त अगर बता भी दिया जाए सबको क्योंकि मैंने ये जो प्रॉपर्टी है वो अपने बच्चों के नाम गिफ्ट हो जाती, तो मामला वहीं का वहीं जो है सुलझ जाता है। इसके अलावा एक तीसरा एस्पेक्ट ये है कि सपोज किसी बुजुर्ग ने गिफ्ट तो कर दिया अपनी प्रॉपर्टी की, और जब बुजुर्ग गिफ्ट करते हैं प्रॉपर्टी का अपने बच्चों के नाम या किसी और रिश्तेदार के नाम, उसके पीछे एक एक नेचुरल सी एक उम्मीद होती है कि जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता जाऊंगा ये मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे को खाने पीने का ध्यान रखेंगे, मेरी सेहत का ध्यान रखेंगे, ये सब चीजों का जो है ये उम्मीद करी जाती है। लेकिन ज्यादातर गिफ्ट के बारे में ये कहते हैं कि एक बार आपने गिफ्ट कर दिया, गिफ्ट आप वापस नहीं ले सकते। आपने गिफ्ट कर दिया, प्रॉपर्टी उनके नाम चली गई, तो उसके बाद आपका ध्यान रखते हैं या नहीं रखते हैं तो उसका कोई गारंटी नहीं। लेकिन इसके मामले में भी सरकार ने एक कानून पास करवाया हुआ है जिसको हम बोलते हैं मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। अब उसमें सरकार ने एक प्रावधान कर दिया है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी आपने अपनी गिफ्ट कर दी और उसके बाद जिन लोगों को आपने गिफ्ट करी, आपके बच्चे या कोई और है, वो आपका ख्याल नहीं करते, तो कोर्ट को ये पावर दी गई है कि वो जो है वो गिफ्ट को जो है रद्द कर दे। उसका सेक्शन 23 है, मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ, इससे आपको पता लग जाएगा कि भाई वो प्रोविजन भी है। Section 23 कहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू बी वॉइड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसका सबसेक्शन 1 है
where any senior citizen who after the commencement of this act has transferred by way of gift or otherwise his property subject to the condition that the transferee shall provide the basic amenities and basic physical needs to the transferor, and such transferee refuses or fails to provide such amenities and physical needs, the said transfer of property shall be deemed to have been made by fraud or coercion or under undue influence, and shall at the option of the transfer be declared void by the tribunal. तो कहने का मतलब है कि अगर किसी बुजुर्ग ने कोई गिफ्ट कर दिया है और बाद में उनको पता लगा कि भाई जिनको मैंने अपनी प्रॉपर्टी दी है तो मेरा ख्याल नहीं कर रहे हैं, तो वो कोर्ट में जाके ये गिफ्ट डीड को रद्द करवा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी जो है फिर उनके पास वापस। ये बहुत बढ़िया प्रोग्राम है। अब आपको ये तीन चीजें, एक आपको बता दिया कि भाई बिल है उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव जो है गिफ्ट होता है, गिफ्ट के बाद अगर गिफ्ट में भी कुछ परेशानियां आ जाती हैं तो ये हल है। कुल मिला के जो मेरा कहने का भाव है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी के मामले में देखो एक कुदरती बात है, ये प्रॉपर्टी जितनी है संपत्ति है हम लोग यहाँ से लेते हैं और कुदरत ने इसका कोई ऐसा तरीका नहीं छोड़ा कि हम उसको अपने साथ ले गए, वो हमें यही छोड़ के जानी पड़ती। जब यही छोड़ के जानी पड़ती है तो किसी ना किसी को तो देना ही पड़ता है और वो देना पड़ता है। देने के लिए तो कानून की जो प्रोविजन है उसमें जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि जो प्रॉपर्टी हम यहाँ छोड़ के जा रहे हैं, जिसको दे के जा रहे हैं, वो उस प्रॉपर्टी को सुख शांति के लिए इस्तेमाल कर सके, वो उनके लिए एक फसाद का कारण ना बने, तो उनकी जिंदगी भी जो है परेशानी में बीत है। आप जानते हैं कि कोर्ट कचहरी में मुकदमे जो है 1 महीने में या 1 साल में तो डिसाइड होते नहीं है, अगर हो भी जाता है उसके बाद अपील, उसके बाद अपील। ये जो केस मैंने अभी सुप्रीम कोर्ट का आपको 6 जुलाई का हो रहा है, ये भी देखो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से चला और सुप्रीम कोर्ट तक गया, कई साल लग गए। उसके बाद जो है पासा पलट गया, कई बार इसमें कई बार हुआ है, कई बार कोर्ट ने जो है वो जो है वो उनकी जो जिन्होंने वसीयत करी थी उनकी विधवा की फेवर में डिसाइड करा, फिर ऊपर वाली कोर्ट ने जो है वो इनके नाम वसीयत उनके फेवर में डिसाइड कर दिया। अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने फिर कह दिया कि नहीं ये वसीयत तो ठीक नहीं है, ये वसीयत तो रद्द हो गई, प्रॉपर्टी जो विधवा के नाम। लेकिन इसके दौरान कितना टाइम बीत गया, कितनी जिंदगी जो है वो ऐसे ही बीत गई। तो इसलिए ये जो है ये जो जितना भी प्रॉपर्टी के मामले हैं खास करके जिसमें वसीयत है, इन सब चीजों को बहुत ही सावधानी से और बड़े प्लान वे से करना चाहिए। धन्यवाद।